So today we are going to discuss about the homeostasis. चैप्टर नंबर 4 है जेपी फिजियोलॉजी का। हाफ चैप्टर हम अभी कवर करेंगे और हाफ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी इन होम्योस्टेसिस, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेटिक सिस्टम, इसे आज हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन अगर हम देख लेते हैं तो होम्योस्टेसिस बेसिकली हमारे पास क्या होता है। होम्योस्टेसिस बेसिकली रेफर करते हैं मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी, कि आपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। होम्योस मीन सेम एंड स्टेसिस मीन्स चेंजिंग। 19th सेंचुरी के अंदर फर्स्ट टाइम इसको नोटिफाई किया गया था कि ये इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी इस फैक्ट के ऊपर इसको नोटिफाई किया गया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इंक्लूडिंग मैन, वो एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। सो 1930 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है ना होम्योस्टेसिस जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट इन द बॉडी इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन विच द सेल लिव। बेसिकली ये वो फ्लूइड होता है जो सेल के आउटसाइड होता है और कॉन्स्टेंटली पूरी बॉडी के अंदर थ्रू आउट द बॉडी मूव कर रहा होता है। इसके अंदर ब्लड होता है जो सर्कुलेट करता है वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, और सेकेंड थिंग इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ECF कंटेनर न्यूट्रिएंट्स, आयंस एंड ऑल अदर सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। अगर हम नॉर्मल हेल्दी लिविंग के अंदर देखते हैं ना, हेल्दी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसकी अपनी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स हैं। विद इन लिमिट्स वो अपना मेंटेन कर रहा होता है इन्वायरमेंट। अगर तो वो इंटरनल इन्वायरमेंट डेविएट करता है अपने सेट लिमिट्स के बायंड, या फिर उसकी मतलब लिमिट्स के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो बॉडी को बहुत से मेल फंक्शन और डिसफंक्शंस को फेस करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली गोल ये होता है कि बॉडी को नॉर्मल हेल्दी लिविंग के अकॉर्डिंग अपना अचीव करना है जो इंटरनल इन्वायरमेंट है विद इन द सेट लिमिट्स। होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट बेसिकली ना बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी बना रहा होता है, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर ऐसा होता है कि वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं ना वो नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन हो रहे होते हैं, और अगर वो अपनी रेंज से अपनी लिमिट से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते हैं तो उसकी वजह से बहुत से बॉडी में फंक्शंस जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर इन केस ऑफ फीवर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस मैकेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। उसके अकॉर्डिंग जो डायग्नोस्टिक प्रोसीडिंग्स फर्दर करेगा और उसका ट्रीटमेंट करेगा। अब होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के फंक्शनिंग के लिए बॉडी मस्ट रिकॉग्नाइज द डेविएशन ऑफ एनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी फ्रॉम द नॉर्मल लिमिट। फॉर्चुनेटली बॉडी हैज़ प्रोवाइडेड विद अप्रोप्रिएट डिटेक्टर्स एंड सेंसर्स विच रिकॉग्नाइज द डेविएशन, कि कोई भी अगर डेविएशन हुई है, कोई भी अगर चेंज आया है तो डिटेक्टर्स और सेंसर्स बॉडी में मौजूद होते हैं जो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये डिटेक्ट सेंसर्स जो होते हैं वो फर्दर डेविएशन को अलर्ट करते हैं और इंटीग्रेटिंग सेंटर तक पहुंचाते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इंटीग्रेटिंग सेंटर फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इफेक्टर को, और देन वो एक्सेलरेट करना और इनहिबिट करना उस प्रोसेस को वो रिस्टोर कर लेते हैं। रोल इन वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी इन होम्योस्टेसिस। अब हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं वेरियस सिस्टम में, किस तरह से उसका काम चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास है पीएच ऑफ ECF। हमारे पास पीएच नॉर्मल जो क्रिटिकल उसकी वैल्यू उन्होंने हमें बताई हुई है कि मेंटेन करके रखनी है, वो 7.4 है। टिश्यू कैन नॉट सर्वाइव इफ़ इट अल्टर्ड। अगर ये चेंज होती है तो टिश्यू सर्वाइव नहीं करते हैं। अगर पीएच डिक्रीज़ हो रही होती है तो वो एसिडोसिस की तरफ कंडीशन जाती है, और अगर पीएच इंक्रीज़ हो रही होती है वो एल्कलोसिस की तरफ कंडीशन जाती है। बेसिकली इट इफेक्ट द टिश्यूज़। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड एंड किडनी हेल्प कर रहे होते हैं रेगुलेट करने के लिए पीएच को। अगर इन तीनों फंक्शंस में से मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्लड में या किडनी में, तीनों में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी पीएच ख़राब होगी। और अगर पीएच आपकी ऊपर या नीचे होती है, लाइक डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो वो आपके पास फर्दर जो है वो टिश्यूज़ को डैमेज करेगी और आपकी फर्दर बॉडी की एक्टिविटीज़ जो है ना वो चेंज हो जाएंगी। देन हमारे पास बॉडी टेम्परेचर है। बॉडी टेम्परेचर हमारे पास मेंटेन हो रहा होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता है तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल को चेंज कर देता है। स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्क्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन मसल और नर्वस सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए इन द नॉर्मल लिमिट्स।
Adequate amount of nutrients must be supplied to the cell. Nutrients are essential for various activities of cell and growth of the tissues. Nutrients बहुत ज़रूरी होते हैं सेल की एक्टिविटीज़ और टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए. These substances also form the source of energy required for various activities of the cell. Nutrients must be digested, absorbed into the blood and supplied to the cell. Digestive system और circulatory system इसके अंदर important जो है ना रोल प्ले कर रहा होता है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए. Adequate amount of oxygen should be made available to the cell for metabolism of nutrients. मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए एटम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की और अदर मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स की भी जो है रिमूवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए काम कर रहा होता है और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. इसी तरह किडनीज़ और अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करवा सकें, रिमूव कर सकें. Many hormones are essential for the metabolism of nutrients and other substances necessary for the cell. Hormones are to be synthesized and released from the endocrine gland in appropriate quantities and these hormones must act on the body cell appropriately. अगर तो ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाए या कम रिलीज़ हो तो वो अब नॉर्मल साइन और सिम्टम्स की तरफ कंडीशन जाती है. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस शुड बी मेंटेन, अदरवाइज इट लेड टू द डिहाइड्रेशन और वाटर टॉक्सिसिटी. अगर पानी की कमी हो जाएगी तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगा और अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो वाटर टॉक्सिसिटी की तरफ जाएगा. मतलब ये हम नॉर्मल बॉडी फ्लूइड के प्रोसेस को चेंज कर देगा. किडनी, स्किन और हमारे पास जो ग्लैंड जीआईटी ट्रैक वगैरह ये इसके लिए काम कर रहे होते हैं. फॉर ऑल दीज फंक्शन ब्लड विच फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट. ब्लड हमारे पास मेजर पार्ट होता है इंटरनल इन्वायरमेंट का, मस्ट बी नॉर्मल. इट शुड कंटेन अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स. इसके अंदर रिक्वायर्ड जितने चाहिए उतने रेड ब्लड सेल होने चाहिए. एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा होना चाहिए नॉर्मल कंपोजिशन के साथ. और ओनली देन इट कैन ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, रेस्पिरेटरी गैसेज एंड मेटाबॉलिक एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट. तभी जो है ये अपना ये सारा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है अगर इसके अंदर इसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट मौजूद होगी. Skeletal muscle are also involved in homeostasis system, help to organize the move around the search of food. It also helps to protect the organism from adverse surrounding, thus preventing damage of destruction. Central nervous system, which include the brain and spinal cord, are also play an important role in homeostasis. Sensory system detect the state of body or surroundings. सेंसरी सिस्टम बेसिकली क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कोई भी स्टिमुलस अगर आई है, कोई भी हार्मफुल चीज़ आई है या फिर बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आया तो वो सेंसरी सिस्टम जो है वो सारा डिटेक्ट करेगा. उसके बाद वो इंटीग्रेटिंग सिस्टम तक पहुंचाएगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा. ब्रेन इंटीग्रेट एंड इंटरप्रेट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड कमांड द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली through motor system, or then body can avoid that damage. Autoimmune nervous system regulate all the vegetative function of the body essential for the homeostasis. अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं तो होम्योस्टेटिक सिस्टम इन द बॉडी एक्ट थ्रू द सेल्फ रेगुलेटिंग डिवाइस विच ऑपरेट इन साइक्लिक मैनर. द साइकिल इंक्लूड 4 कंपोनेंट्स. सबसे पहले हमारे पास सेंसर्स और डिटेक्टर्स हैं जिसने डेविएशन को रिकॉग्नाइज करना होता है. फिर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर तक अपना मैसेज को ट्रांसफ़र कर देना होता है. Then transmission of information from control center to the effector for correcting the deviation. control center से फिर effectors तक आएगा ताकि वो जो deviation आई है उसको ठीक किया जा सके. Transmission of message or information may be an electrical process in the form of impulses through nerve or chemical process mainly in the form of hormone through blood and the body fluids. Basically electrical process होता है किसी in the form of impulses हो सकता है और नर्व्स हो सकता है और केमिकल प्रोसेस हो सकता है जिसके ज़रिए जो हमारे पास सेंसर्स ने डेविएशन डिटेक्ट की हुई है उसको करेक्ट किया जा सकता है. और इफेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली फिर करेक्ट कर देते हैं डेविएशन को और देन आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है. थैंक यू.